एक ऑब्जेक्ट को, एक पार्टिकल को चार्ज हमने दिया, यहाँ पर रखा इस कमरे में, तो देखा कि ये चार्ज इधर जाना शुरू हो गया। हमने इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन ये इधर ऐसे जाता है। लेकिन जब मैं इसी चार्ज को और कहीं दूसरे स्पेस में ले जाता हूँ तो वहां नहीं चलता है। खड़ा, जहां खड़ा करें वहां खड़ा हो जाता है। यहां लाते हैं तो यहां पर ऐसे चलता है। देखने में यहां कुछ नहीं दिखता, वहां कुछ नहीं दिखता। तो ऐसी क्या चीज है जिसके कारण ये ऐसा चलता है? ऐसा हमने देखा, दूसरे कमरे में ले गए, कहीं से और जगह ले गए तो वहां देखा ऐसा चलता है। एक जगह ले जाके देखते हैं बड़ी स्पीड से चलता है, स्पीड ज्यादा है, दूसरी जगह उसकी स्पीड कम है। तो कहीं पर इसकी स्पीड ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं एक डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं ले जाके देखते हैं नहीं जा रहा और हमें वहां कुछ नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी आखिर क्या चीज है इस स्पेस में जो कि एक चार्ज को चला रही है? चार्ज पर मोशन कराना, मोशन कराने का रीजन क्या होता है? तो आंसर है इस पर फोर्स लगेगा तो इसको मोशन होगा, मूव होगा। तो जब ये चलता है तो एक चीज हम जान लेते हैं कि इस पर फोर्स लगा है, तभी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अदरवाइज खड़ा रहता। तो यहां पर फोर्स लगाने कौन आया? बिना कांटेक्ट के, कोई चीज से कांटेक्ट नहीं है और फोर्स लगता है। तो उसके लिए हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं। वो कंक्लूजन हम लोग पहले भी एक बार निकाल चुके हैं जब ग्रेविटेशन का चैप्टर हमने पढ़ा था। यहां पर हमने एक बॉल रखा और उसको छोड़ दिया। जैसे ही बॉल को छोड़ा, बॉल किधर जाती है? नीचे। उस पर फोर्स लगाता है कौन? अर्थ उस पर फोर्स लगाती है। लेकिन क्या अर्थ इसके कांटेक्ट में है? अर्थ इसके कांटेक्ट में नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब फोर्स को दूर से लगाया जा सकता है। ठीक, तो हमने यहाँ एक बॉल रखा, आपको बोला जरा इसको दूर से उठाओ, तो आपने भी जादूगर जैसे किया, नहीं उठी। मतलब हमको जब बॉल उठाना है तो हमें उसे कांटेक्ट देना पड़ता है, कांटेक्ट देते हैं और उठा देते हैं। लेकिन जब अर्थ की बारी आती है तो अर्थ बिना कांटेक्ट के ही उसको खींच लेता है। तो इससे ये पता चलता है कि फोर्सेस दो तरह से लग सकते हैं। नेचर में दोनों चीजें अवेलेबल है। मैं हाथ से भी बॉल को उठा सकता हूं और अर्थ बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लगा लेती है। इसका मतलब फोर्स लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक कांटेक्ट करके और एक बिना कांटेक्ट। अब बिना कांटेक्ट के किसी चीज को पकड़ के खींचा जा सकता है, ले जाया जा सकता है, ये बात हमको समझ में नहीं आती। तो ये बात हमको समझ में नहीं आती कि बिना कांटेक्ट के कैसे लगता है। तो हम लोग उसकी कल्पना करते हैं कि यहां पर हम बॉल को छोड़ते हैं, अर्थ इसको खींच लेती है, पता नहीं कैसे खींच लेती है बिना कांटेक्ट के। उसी तरह से मैंने एक चार्ज को यहां रखा और देखा वो चार्ज ऐसे दौड़ना शुरू हो गया, कोई किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये जो चार्ज ऐसे दौड़ता है उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होगा। जो बॉल नीचे गिरती है उसके पीछे अर्थ का हाथ है। अगर इस बॉल को हम स्पेस में ले जाके छोड़ेंगे तो अर्थ इसको नहीं खींच पाएगी। यहां लाते हैं तो अर्थ अपना इफेक्ट दिखाती है और उसको खींच लेती, लेकिन कांटेक्ट नहीं करती। अब बिना कांटेक्ट के किसी ऑब्जेक्ट पर किस तरह से फोर्स लगाया जा सकता है, उसके लिए हमने एक कंसेप्ट बनाया और वो कंसेप्ट, वो फिनोमिना है फील्ड। भले जब ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा तो उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे, जब इलेक्ट्रिकल का फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा मींस इलेक्ट्रिक चार्ज पर लगेगा। जब इलेक्ट्रिक चार्ज पर फोर्स लगाया जाता है तो हम क्या कहते हैं कि इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। क्या सबूत है? हमने एक चार्ज रखा, उस पर फोर्स लग रहा। ये किस बात का सबूत है कि यहां पर कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या चीज बनाई? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे स्पेस में एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, एक गुण आ जाता है, उसके कारण यहां पर अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज रखेंगे ऑटोमेटिकली उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब किसी एक चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है, उसके लिए हमने उसके साथ एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करके देखे कि ये चार्ज
अगर इसकी क्वांटिटी 1 क्यू है तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा, इसने हमारे हाथ को हिट किया। अगर इस पर चार्ज हमने डबल कर दिया 2 क्यू, तो ये ज्यादा जोर से हिट करेगा, 2 टाइम्स द फोर्स। 3 क्यू किया, 3 टाइम्स द फोर्स। तो एक चार्ज पार्टिकल के पास जो फोर्स आएगा, उस फोर्स के लिए हमने लिख लिया कि ये प्रोपोर्शनेट होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज विद द पार्टिकल। फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू क्यू। उसके बाद दूसरी चीज, एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, उसको जब हम इस कमरे में यहां पर रखते हैं तो उस पर फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन। वहां ले जाके देखते हैं तो लगता है 2 न्यूटन, वहां ले जाके रखते हैं तो लगता है 1/2 न्यूटन। अब चार्ज तो वही है, पार्टिकल वही है, अलग अलग जगह पर फोर्स अलग अलग लगता है। तो हमारी एक्सप्लेनेशन क्या है? तो उसमें हमारी एक्सप्लेनेशन है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके साथ हम रिलेट कर रहे हैं? फोर्स के साथ। चार्ज पर अगर फोर्स कम लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम स्ट्रॉन्ग है, और अगर फोर्स ज्यादा लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो फोर्स है, फोर्स ये किसके प्रोपोर्शनेट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, इस चौक पर कितना फोर्स लगेगा, यहां पर, यहां मैंने छोड़ा, इस पर फोर्स कितना लगेगा, 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक, इसके पास चार्ज कितना है, दूसरा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। इसकी एनालॉजी आप बिल्कुल ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं। एक मैंने बॉल यहां पर छोड़ा, ये कितना फोर्स लगाएगा? तो आंसर है, पहला डिपेंड करता है कि उसके पास कितना चार्ज नहीं, कितना मास, mg। mg में m क्या है? मास। तो कितना मास होगा उतना फोर्स लगेगा। दूसरा, कितनी यहाँ g की वैल्यू है, उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। यही 2 चीजें हैं। इलेक्ट्रिकल में इनका कन्वर्शन कैसे हो गया? किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगेगा, जितना इसके पास चार्ज होगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और दूसरा इस लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी स्ट्रेंथ होगी, इन दोनों पर। और इनको अगर हमने कंबाइन किया, F इज प्रोपोर्शनेट टू Q इंटू E। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स एक इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फोर्स लगाता है? तो आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक चार्ज पर ही फोर्स लगाता है। तो सोर्स क्या है? चार्ज। किस पर फोर्स लगाएगा? चार्ज पर। नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशन से कंपेयर करो। ग्रेविटेशन में सोर्स कौन है? मास ऑफ द अर्थ। किस पर फोर्स लगाएगा? किसी भी मास पर। अगर मास ने एक फील्ड बनाया, उस फील्ड का नाम हमने रखा ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो किस पर फोर्स लगाएगा? मास पर। वो इलेक्ट्रिक चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फोर्स लगाएगा? वो इलेक्ट्रिक चार्ज पर लगाएगा, वो मास पर फोर्स नहीं लगाएगा। समझ में आया? जो सोर्स का नेचर होता है वही उस ऑब्जेक्ट का नेचर होता है जिस पर फोर्स लगता है, वो उसी पर ही फोर्स लगाता है, उसी को ही पहचानता है। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है, होता है कि नहीं होता है एक्चुअली, इसके लिए हम उसको और समझ सकते हैं जिस तरह से आप एक एग्जांपल देखिए। एक गुफा के दरवाजे पे एक मकड़ी ने अपना जाल बनाया। मकड़ी ने अपना जाल बनाया, बहुत ही बारीक जाल है, दिखता नहीं। एक बाहर से दूसरा इंसेक्ट आया और वो जब ऐसे अंदर जाने लगता है तो उसमें फंस गया। जब फंस गया तो वो जो जाल के रेशे हैं, वो जो जाल है, उसने 2 काम किए। एक, उसने मकड़ी को जो सेंटर में है उसको इन्फॉर्म किया कि हमारे एरिया में कोई आया। बेसिकली ये है कि हमारी जात का कोई आया, हम इंसेक्ट हैं तो एक इंसेक्ट आया। एक ये इंफॉर्मेशन इसको मिल जाती है, मकड़ी को चलना नहीं पड़ा। दूसरा, अब मकड़ी क्या करती है कि वो वाले इंसेक्ट पर जो जाल का रेशा जा रहा है उस रेशे से उसको लपेटती है और बड़ी तेजी से उस रेशे को अपनी तरफ खींच लेती है, और वो इंसेक्ट मकड़ी के पास आ जाता है। उसके बाद उसको जो करना है उसके साथ करती है, लेकिन उस पर वो फोर्स लगा लेती है।
फोर्स लगाने के लिए किसने हेल्प किया? वो जाल ने हेल्प किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो काम करता है। सोर्स बीच में खड़ा है, उसने चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज आया तो इसको खबर हो जाती है कि दूसरा चार्ज आया, मुझे फोर्स लगाना है, और तुरंत ये फोर्स लगा देता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसा करके उसको पकड़ लेता है। अगर उसको लगता है कि उसकी ताकत मेरे से ज्यादा है या मैं उसको नहीं खा पाऊंगा तो उसको ढकेल देता है। व्हाट इज दैट? रिपल्शन। या अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्शन। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? तो फिजिक्स में इस चीज का आंसर कि क्या कोई चीज होती है या नहीं होती, उसका आंसर बहुत क्लियर है। फिजिक्स में हम लोग हर चीज का क्लियर आंसर देना चाहते हैं। अगर एक चीज रियल है या सुपरफिशियल है, सिर्फ हमारे इमेजिनरी है, तो रियल और इमेजिनरी में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? रियल चीजें मोशन क्रिएट कर सकती है, मूवमेंट करा सकती है, फोर्स को ट्रांसमिट कर सकती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से आप किसी चीज को हिलाकर दिखाइए तो हम मान जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब तो मानेंगे। अभी तो हम खाली बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं और हम बोल रहे हैं वो चीज दिखती नहीं है, हमको तो पता नहीं लगती क्योंकि हमारा नेट चार्ज 0 है, इसलिए हम पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, हम बोल रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है, हमको सबूत देना पड़ता है कि क्या वो चीज मोशन क्रिएट कर सकती है। तो मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन क्रिएट कर सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन क्रिएट कर सकता है, किस पर मोशन क्रिएट कर सकता है? चार्ज पर। अब एक चार्ज पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया तो वो चार्ज ऐसा भागा, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कर दिया तो चार्ज ऐसा भागेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा किया तो चार्ज ऐसा भागेगा। अगर मैं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो वो जो चार्ज पार्टिकल है उसको ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सच में होता है तो वो एक चार्ज को ऐसे ऐसे हिलाएगा हमारी थ्योरी के अनुसार। अब हमने क्या किया, वो जो चार्ज पार्टिकल था उसको यहां लगाया मोबाइल के अंदर, और बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, एक मशीन जिसको हम बोलेंगे ट्रांसमीटर, उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को घुमाया इधर उधर। जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा हिलाया तो हम क्या देखते हैं कि दूर खड़ा हुआ ये मोबाइल बजना शुरू हो गया, इसकी बेल बजनी शुरू हो गई। किसी ने इसको टच नहीं किया, बेल बजना मतलब अंदर कोई पार्टिकल हिला तभी तो बेल बजी। उस पार्टिकल को हिलाने के लिए किसी ने फोर्स लगाया। अब इसको किसी ने टच नहीं किया और इलेक्ट्रिक चार्ज वाले उस पार्टिकल पर, क्योंकि इसमें बैटरी है, बैटरी नहीं होती तो घंटी नहीं बजती, यानी उसके पास क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज वाले एक पार्टिकल पर किसी ने मोशन क्रिएट किया। मोशन क्रिएट करना और घंटी का बजना, ये जो चीज है ये रियल है कि इमेजिनरी है? रियल है, घंटी सुनाई पड़ती है आपको, सो इट इज ए रियल थिंग। अगर ये रियल है तो मैं जो थ्योरी दे रहा हूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऑसिलेट कर रहा हूं इसलिए ये ऑसिलेट हो रहा है, वो भी कैसी है? रियल। क्योंकि मैं ऑसिलेशन बंद करूंगा, इधर से जिस नंबर से मैंने रिंग किया है उसको बंद कर दूंगा तो क्या होगा? घंटी बंद हो जाएगी। और इन दोनों के बीच कांटेक्ट किस चीज का है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां मेरे पास सोर्स चार्ज है एक मोबाइल में, उससे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होता है, उसके कारण ये ऑसिलेट होता है और घंटी बजती है। घंटी हमको रियल में सुनाई पड़ती है। तो अगर घंटी रियल में सुनाई पड़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है? रियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रियल क्वांटिटी, इट इज ए रियल एंटाइटी, वो इमेजिनरी चीज नहीं। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हो गया। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनेट हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स किसके प्रोपोर्शनेट है? Q के। फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू QE। मैथमेटिकली हमने किया फोर्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट QE। अब इसमें ये कांस्टेंट हमको परेशान मत करे, इसके लिए हमने क्या किया? E को यहां डिफाइन कर दिया। कैसे E को डिफाइन किया? अगर चार्ज 1 कूलम है और उस पर फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेंगे 1 यूनिट। फिर से
इसको चार्ज दिया कितना 1 कूलम। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ाई कि इस पर फोर्स कितना लगने लगा 1 न्यूटन। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 यूनिट। अब इसको भी अगर हमने 1 यूनिट मान लिया ये, तो बताइए K की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो उस K की वैल्यू को 1 करके हमने यहां 1 रखा, तो F किसके बराबर हुआ Q इंटू E। ये हमारा पहला फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का। ये कौन सा Q है, चार्ज। कौन सा चार्ज, जिस पर फोर्स लग रहा है ये। लेकिन चार्ज वो वाला चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो अलग है, वो सोर्स चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो दो तरह के चार्ज है, हम इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए हम दोनों का नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। ये चार्ज को मैं यहां ले जाकर देखता हूं, टेस्ट करता हूं कि यहां फील्ड है कि नहीं, फिर इसको उस कमरे में ले जाके टेस्ट करता हूं कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। इस तरह से मैंने इस चार्ज का नाम रख दिया टेस्ट चार्ज। ये क्या है, टेस्ट चार्ज। और एक चार्ज जिसको रखने के कारण उसने चारों तरफ अपना जाल फैलाया है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, वो सोर्स है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। ओके, तो ये दोनों नाम को आप पहचान लेंगे ताकि दोनों चार्ज में आपस में कंफ्यूजन मत हो। ओके, तो ये टेस्ट चार्ज के साथ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हुआ, फोर्स अपॉन चार्ज। अगर हम इसमें Q को 1 कर दें, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम 1 यूनिट, तो E किसके बराबर हुआ, फोर्स F। इससे हमको E की डेफिनेशन मिलती है। E की डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय हाउ मच चार्ज, 1 यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट एनी लोकेशन। यानी मैंने कहा कि यहां पर जरा पता करिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम 1 कूलम चार्ज वाला पार्टिकल ले जाके यहां रख दिए और नाप लिए इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो इस पे अगर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 न्यूटन पर कूलम। फिर यहां ले गए तो यहां पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माना जाएगा 5 न्यूटन। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग लोकेशन में अलग अलग होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से पहचाना जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने इससे डेफिनेशन बनाई। ओके, इसको नोट कर लीजिए। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी लोकेशन इज इक्वल टू strength of electric field or intensity of electric field at any location is equal to the force experienced by a unit charge, experienced by unit test charge placed at that location। ये हमने डेफिनेशन बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, फोर्स। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस व्हाट, फोर्स। किस पर फोर्स, यूनिट चार्ज पे फोर्स। अगर हमने एक टेस्ट चार्ज यहां पर रखा है Q, एक सोर्स चार्ज कहीं पर है और वो सोर्स चार्ज है Q। टेस्ट चार्ज Q, सोर्स चार्ज Q, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होगा। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज R। इस Q पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, कूलम्स लॉ में। ये एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है और कूलम्स लॉ के अनुसार इस फोर्स की क्वांटिटी हमको मालूम है। ये फोर्स कितना होता है, 1/4πε0 यहां पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर स्ट्रेंथ है E। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है, E। अगर E उसकी ताकत है तो फोर्स कितना लग रहा है,
Q इंटू E, तो इस पर फोर्स लगने वाला कितना है? Q इंटू E। दोनों बात हम कर रहे हैं, इस पर लगने वाला फोर्स इतना है, इस पर लगने वाला फोर्स इतना है। अब सेट तो एक ही है, Q और Q, इसका मतलब ये दोनों फोर्स क्या है? एक ही फोर्स है, लेकिन हम उसको अलग अलग भाषा में एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ हम किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की लैंग्वेज में, और यहाँ हम किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं? डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक चार्ज की लैंग्वेज में। लेकिन फोर्स एक ही है, चूंकि एक ही है दोनों फोर्स, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू QE। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से फोर्स क्या होता है? Q इंटू E। कूलम्स लॉ से फोर्स क्या होता है? QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। लेकिन सेट तो यही है, एक ही सेट के लिए दोनों फोर्स है, तो ये आ गया। अब इसमें इस Q को कैंसिल कर दीजिए, या 1 कर दिया हमने, तो ये क्या आ गया? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, और फोर्स ऑन यूनिट चार्ज ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अपने आप कैंसिल होके क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के 10 फॉर्मूले हो सकते हैं, सो डोंट वरी, फॉर्मूले बहुत से हैं, हमको मालूम होना चाहिए एप्लीकेशन कहां कहां करना है। अगर हम आपसे ये बोलेंगे कि टेस्ट चार्ज Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कौन सा होगा? ये वाला। और अगर सोर्स चार्ज कैपिटल Q है, ये वाला, उसमें सोर्स चार्ज नहीं है, इसमें टेस्ट चार्ज है। समझ आया? तो चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो अगर हमको बोला जाएगा 10 कूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, तो हम बोलेंगे 10 कूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है बताने के लिए बताइए कहां पर कितना बनता है। तो अब वो बताएगा 5 मीटर दूर, तो यहाँ हम क्या रख देंगे? 5 मीटर। यहाँ क्या रख देंगे? 10 कूलम। और क्या मिल जाएगा हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चार्ज के कारण जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, वैल्यू कम होती जाएगी। ये किससे है? सोर्स चार्ज। समझ आया? इस तरह से। और किसी लोकेशन पर जब फोर्स लगता है चार्ज पर, तो हम वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। उस समय हम ये बॉदर नहीं करते कि सोर्स कहाँ। जैसे मैंने कहा कि यहां पर मैंने रखा 2 कूलम, जैसे ही रखता हूं फोर्स इस तरफ लगता है 20 न्यूटन, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? फिर से 2, चार्ज कितना है? 2, टेस्ट चार्ज। फोर्स कितना लगा? 20, फोर्स 20, टेस्ट चार्ज 2, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10। अब इसमें आप हम बॉदर नहीं करते कि इसका सोर्स कहां है। ठीक है, हम समझ गए कि यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 10, और उसकी डायरेक्शन किधर है? जिधर ये जाने की कोशिश कर रहा है, ये डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसका सोर्स कहाँ है? कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ से 1 लाख मील दूर भी हो सकता है। सो वी आर नॉट बॉदर्ड। हमारी कैलकुलेशन के लिए ये है कि यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ 10। समझ में आ रहा है? अगर 10 है और 10 में हमारे मोबाइल की घंटी बजती है तो बहुत अच्छा है, नहीं बजती है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? टावर। मोबाइल में आता है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इस तरह से हम उस समय हम ये नहीं ढूंढते कि आसपास सोर्स कहाँ है, हम तो यही देखते हैं कि हमारे इसमें कितना टावर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है। उस समय हमको ये चीज काम में आती है। समझ में आ गया? ओके। वैसे अब चूंकि आपको इसका नॉलेज हो जाता है, तो आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? कहां से आ? सोर्स से। तो जितना दूर वो टावर होगा, जो भी हमारी एजेंसी है उसका खंभा BSNL, एयरटेल, जितनी दूर आर होते जाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। इसीलिए जब हम पास में होते हैं टावर के, तो टावर ज्यादा दिखाता है, स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाता है। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि आंख से नहीं दिखता है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे चारों तरफ है। फिर से उसके इफेक्ट को कौन एक्सपीरियंस करता है?
हाँ, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज ही उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, बिना इलेक्ट्रिक चार्ज वाली कोई भी चीज उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से? यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखा, उस पर ऐसे फोर्स लगा, तो हमने यहां एक लाइन ऐसे खींच दी। यहां रखा तो ऐसे फोर्स लगा, यहां लाइन खींच दी। ये लाइन ऐसी चलेगी, ये लाइन खींच के मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। आप क्या समझे? आप ये समझ जाएंगे कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखेंगे तो वो किधर भागेगा? लाइन के साथ साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको क्या देती है कि अगर आप वहां चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा? अलोंग द लाइन। तो मैंने आपको पेपर में एक नक्शा बना के दे दिया कि इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं। और यहां पर आपने चार्ज को रखा तो ये चार्ज किधर जाएगा? ये ऊपर की तरफ। अगर आपने यहां को चार्ज रखा तो ये किधर जाएगा? इस तरफ। यहां चार्ज रखा तो इस तरफ। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का हमारे पास एक तरीका बन गया। वो तरीका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अभी हम फिर से लेंगे, थोड़ा सा डिटेल में लेंगे कि ये कैसे रिप्रेजेंट करती हैं और किस तरह से हमको हेल्प करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट हमने क्यों लिया? ओके, उसके पहले एक चीज और, वो है थोड़ा सा हमको ये देखना है इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का हो सकता है, कैसा हो सकता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं, दूसरी तीसरी और बहुत सारी क्वांटिटीज निकालते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो रिजल्ट उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अलग अलग आते हैं। जैसे इसमें चार्ज है 10 कूलम और यहां पर मैंने एक दूसरा टेस्ट चार्ज रखा, ये है 1 कूलम, तो ये इस पर कुछ फोर्स लगाएगा और इस फोर्स के कारण ये ऐसा जाएगा। अब मैंने क्या किया, ये जो 10 कूलम था, इस 10 कूलम को ऐसे लंबा कर दिया, एक लंबी सी रॉड ली और उसमें 10 कूलम लगा दी, 10 कूलम इसको दे दिया। अब मैं यहां पर रख के इसको देखता हूं, उतना फोर्स नहीं लगता। पहले भी ये 10 कूलम था, अभी भी 10 कूलम है, लेकिन पहले जितना फोर्स लगता था अब उतना फोर्स नहीं लग रहा है। क्या चीज चेंज हो गई? तो इसके लिए शब्द याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज चेंज हो गया। पहले कैसा था? पॉइंट चार्ज, अभी कैसा हो गया? लाइन चार्ज। अब इसको इधर भी खींच के एक प्लेन शीट जैसा कर दिया। अब यहां फोर्स देखते हैं, कुछ और हो गया। अब ये क्या हो गया? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। अब वो क्या बन गया? चार्ज इन ए प्लेन। तो चार्ज इन ए प्लेन, चार्ज इन ए लाइन, चार्ज ऑन ए पॉइंट, चार्ज ऑन ए स्फीयर, इस तरह से अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक बॉडी है, इसके यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है। ये डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो अभी हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इसको लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्वेश्चन इसका देखिए, एक पॉइंट, बहुत छोटे से पॉइंट में हमने चार्ज दिया। जब हम पॉइंट पर चार्ज देंगे तो उसके लिए हम नोटेशन रखेंगे Q या Q। ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज। टोटल चार्ज इसमें कितना है? Q, पूरा का पूरा चार्ज। इसकी काउंटिंग ऐसे ही होती है। यहां पर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि बार बार हम उसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी हमने क्या बनाई है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट चार्ज। तो बेसिकली क्या फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए
फोर्स। ये आप याद रखिएगा पक्का, क्योंकि आगे दूसरी चीजें आएंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स, इसीलिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रखनी है। एनीवे, अब पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है। यहाँ हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, उसको इधर फोर्स लगा, कूलम लॉ से भी हमको मालूम है इधर फोर्स लगेगा। यहाँ रखा तो इधर फोर्स लगा, यहाँ रखा तो इधर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। यहां जब रखते हैं तो इधर नहीं जाता है, ये इधर फोर्स लगता है। यहां रखते हैं तो इधर फोर्स लगता है। यहां रखते हैं तो ये इधर या इधर नहीं जाता है, ऐसे। कूलम लॉ से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कूलम लॉ से फोर्स किधर लगता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये दो चार्जेस, ये लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, इधर फोर्स लगता है। इस तरह से ये फोर्स ऐसे लगता है। ये जो फोर्स लगते हैं, इस फोर्स में ये बना इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप को हम क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ऐसी ही शेप दिखती है जैसे एक सर्कल का ये सेंटर है और सेंटर से बहुत सारे रेडियस बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे फील्ड को क्या बोलेंगे? रेडियल फील्ड। और ये हमने इन दोनों को जोड़ दिया आपस में। पॉइंट चार्ज कैसा फील्ड बनाता है? रेडियल फील्ड बनाता है। ठीक है, ये एक चीज को याद रखेंगे। और पॉइंट चार्ज का रिप्रेजेंटेशन क्या है? Q, राइट। और फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, तो फील्ड के तो दोनों फॉर्मूले आपको मालूम है। फील्ड के दोनों फॉर्मूले आपको मालूम है। r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन r। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन देखिए जी। सर, जो आपने बताया कि वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अपने सन सेंटर ऑफ मास लेकर पूरा मास एक पॉइंट पे, सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट क्यों होता है? हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि चार्ज जो फोर्स लगाता है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का जब आप एडिशन करते हैं, इट इज डिफरेंट देन द स्केलर एडिशन। तो अगर एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है और बीच में आपने एक चार्ज रखा, तो इस पर कितना फोर्स लगने वाला? 0। जबकि ये लगा रहा है 10 न्यूटन, ये भी लगा रहा है 10 न्यूटन, पर इसके पास 20 न्यूटन नहीं है। कितना है? 0 है, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये दोनों फोर्स को उठा के मैं यहाँ ले आया, दोनों चार्जेस को। अब ये इस पर ऐसे फोर्स लगाते हैं एक ही तरफ से। अब कितना लगा लेंगे? 20। लेकिन ऐसा कर दिया तो कितना लगाएंगे? 0। देखो डिस्ट्रीब्यूशन से फर्क पड़ गया। तो दैट इज व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब लाइन चार्ज। लाइन चार्ज में हम रिप्रेजेंट करते हैं, देयर इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज इनफिनिटली लॉन्ग। When we say infinitely long, that means very long. और फिजिक्स में very long का मतलब क्या होता है? तो ओके, बहुत लंबा मतलब कितना लंबा? यहां से लेके यहां तक चलेगा बहुत लंबा है कि नहीं? फिर बहुत लंबा कितना होता है? 5000 किलोमीटर। देखिए, क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ी थी, डेफिनेशन ऑफ पॉइंट मास। एक ट्रेन इतनी लंबी होती है जिसके में 12 कंपार्टमेंट हैं, वो पॉइंट मास है या नहीं है? राइट, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर वो बॉम्बे टू कलकत्ता जा रही है तो वो पॉइंट मास है, पॉइंट शेप है। लेकिन अगर वो एक पोल को क्रॉस कर रही है तो वो पॉइंट मास नहीं है। इट्स लेंथ डज मैटर। वही चीज इसके साथ भी होती है। अगर मैं बोलूंगा कि ये एक पॉइंट चार्ज है और ये लाइन में मैंने चार्ज दिया, इसके कारण इस पर फोर्स निकालना है। अब इससे इसका डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये कितना है?
ये है 500 सेंटीमीटर, तो 5 के कंपैरिजन में 500 इज वेरी लॉन्ग। लेकिन अगर इसको हम वहां ले जाएंगे और ये डिस्टेंस है 5000 सेंटीमीटर, उस समय ये 500 कैसा दिखेगा? जैसा कि पॉइंट चार्ज, तो उतनी दूर से ये पॉइंट चार्ज दिखेगा। तो जब हम कहते हैं वेरी लॉन्ग, दैट मीन्स इट इज कंपेरेटिव, इट इज ए रिलेटेड टर्म, ओके, रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ द चार्ज। तो आगे जब आप इसका एप्लीकेशन भी करेंगे तो एप्लीकेशन में भी ध्यान रखिएगा कि लाइन चार्ज से हमारा ये जो डिस्टेंस है, इफ दिस डिस्टेंस इज टू स्मॉल, तो हम क्या मान लेंगे कि ये लाइन कैसी है? इन्फिनिटली लॉन्ग, और इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट विल फिट। ठीक, अब ये जो लॉन्ग होती है, इसका एग्जांपल हम लोग जनरली क्या लेते हैं? हमारे घर के सामने जो इलेक्ट्रिक की लाइन है, उस लाइन का कहां से कहां तक है वो लाइन, कितनी लंबी है? तो आप उस लाइन के साथ चलते जाइए, और अगर आप में अच्छा पेशेंस होगा तो आप चलते चलते त्रिवेंद्रम तक तो चले ही जाएंगे। ठीक है, क्यों? कहीं ना कहीं तो वो जुड़ती जाती है, और इस तरह से लगातार आप चले जाएंगे, दैट इज इन्फिनिटली लॉन्ग। अब उस लाइन को हमने चार्ज दिया और बोला चार्ज गिनो, तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि उसका चार्ज हम नहीं गिन सकते, क्योंकि उसकी लेंथ तो इन्फिनिट है। तो लाइन का चार्ज जब भी गिना जाएगा वो टोटल चार्ज क्यू नहीं होगा। तो लाइन का चार्ज कैसे गिना जाएगा? हमने अपना गिनने का तरीका बदल दिया। हमने अपना गिनने का तरीका, लाइन के डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज कैसे गिना जाता है, ये फंडामेंटल चीज समझिए। लाइन का हम 1 मीटर लेंगे, 1 मीटर, और इसके चार्जेस को काउंट कर लेंगे। इसके चार्जेस को काउंट किया और इसके चार्जेस को काउंट करके हम इसको लिख लेंगे। क्या लिखना बोलिए? एनीथिंग नो द नोटेशन? रो। सो रो हमको क्या देता है? सॉरी, लेट्स राइट इट लैम्डा, नॉट रो। रो वॉल्यूमेट्रिक के लिए यूज करेंगे लैम्डा। सो लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर से समझिए इस बात को। हमारे घर के सामने एक लाइन है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें कितना चार्ज है, तो मैं फ्रीडम में हूं आपको बताऊं कि उस पर चार्ज यहां से लेके कोरवा बॉर्डर तक चार्ज 5 कूलम है, भिलई तक जाएंगे 20 कूलम है, त्रिवेंद्रम तक जाएंगे 200 कूलम है। तो मैं क्या बताऊंगा? आई कांट टेल यू। लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि उसमें 20 माइक्रोकूलम पर मीटर चार्ज। दिस इज ए वेरी डेफिनेट आंसर जो हमारे कैलकुलेशन में काम आ सकता है। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता है तो हम उसका टोटल चार्ज कोट नहीं करते। क्या कोट करते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ, और उसके लिए हमने सिंबल क्या बनाया? लैम्डा। अच्छा, अब 1 मीटर में अगर लैम्डा चार्ज है, 1 मीटर में लैम्डा चार्ज है, तो dl मीटर में कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू डी। 3 मीटर में कितना होगा? लैम्डा इंटू 3। इस तरह से जितनी लंबाई हम लेंगे उस लंबाई की क्वांटिटी का चार्ज भी हम निकाल सकते हैं, हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में होगा तो हमको किस भाषा में चार्ज बताया जाएगा? लैम्डा की भाषा में बताया जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये चार्ज लैम्डा dl चार्ज कितनी लेंथ के पास है? dl लेंथ के पास। dl लेंथ कितनी होती है? तो आंसर है dl लेंथ बहुत छोटी होती है। ये dl शब्द का आविष्कार न्यूटन ने किया था। क्या बनाकर? कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, तो इसमें ये बहुत चालाकी वाला आविष्कार है। क्यों? देखिए, हमने कूलम्स लॉ बनाया। कूलम्स लॉ में 2 चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। दोनों चार्जेस की शेप कैसी? पॉइंट, लाइन, प्लेन, स्फीयर। क्या? पॉइंट। तो लॉ किसके लिए बना? पॉइंट के लिए बना। अब हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं लाइन से। लाइन में कूलम लॉ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरा लॉ नहीं है, हम उसी को ही अप्लाई करना चाहते हैं।
तो उसके लिए हमने क्या किया, एक बड़ी छोटी सी लेंथ ली। कितनी लेंथ ली? dl। हमने कहा भैया ये इतनी छोटी है कि एक पॉइंट के बराबर है, और इस पॉइंट में कितना चार्ज आ गया, तो लैम्डा dl चार्ज कैसा हो गया? पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज हो गया तो हम इस पर पॉइंट चार्ज के रूल अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए कौन सा रूल है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज में एप्लीकेबल है, और इसको हमने पॉइंट चार्ज बना लिया। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आंसर है उस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 चार्ज। चार्ज कितना लेंगे? लैम्डा dl। और यहां से अगर हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यहां से r डिस्टेंस पर है तो इसको कितना लेंगे? r²। अभी प्रोसेस में है, ये पूरी लाइन थी। इस लाइन के कारण हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, हमको मालूम नहीं है क्या होता है। तो हमने क्या किया, इस लाइन को तोड़ तोड़ के क्या बना दिए? dl 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 छोटे। और dl क्या होता है? पॉइंट। क्यों बनाए? क्योंकि पॉइंट का फॉर्मूला हमको मालूम है, इसलिए हमने ये पॉइंट बनाया और पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आ गया। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? dl के कारण। अब अगर हमको पूरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैथमेटिक्स में हमारे पास इसका इलाज है। क्या चीज है? यस, इंटीग्रेशन। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट्स को बाहर ले लेते हैं, 1/4πε0, और अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl अपॉन r²। ये फॉर्मूला किसका आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। बस इसको नोट कर लीजिए। इसके ज्यादा एप्लीकेशन अभी क्लास 12th में नहीं, खासकर स्कूल में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इसको हम पढ़ते इसलिए हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है Q/r², वो लाइन में नहीं लगता है। लाइन का फॉर्मूला बदल जाता है और लाइन का फॉर्मूला ये होता है। इसके लिए इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या चाहिए? दिस लैम्डा का एक नाम है जो आपने देखा। लैम्डा क्या चीज है? दिस इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। दैट इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट लेंथ, और उसी को क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये दोनों चीजें नोट कर लीजिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ। राइट, रेडियल में स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में क्यों जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स, कूलम का फोर्स कैसा लगता है? उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज, तो फोर्स कैसा लगेगा? अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये ऐसा, इसलिए वो लाइन से निकल। ठीक है, आगे मौका आएगा जब आप देखेंगे ये लाइन मुड़ जाती है। ठीक है, अभी उसको डिस्कस करेंगे। Anyway, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आ गया? लाइन चार्ज के कारण। अब नेक्स्ट लिखिए तीसरा, थर्ड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए प्लेन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए प्लेन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए प्लेन। अब ये एक प्लेन शीट है, इसके पास चार्ज है, और इस चार्ज को भी हम क्यू में नहीं नाप सकते। कैसे नहीं नाप सकते? इसलिए क्योंकि ये शीट बहुत बड़ी हो सकती है। बड़ी शीट के एग्जांपल क्या है? अर्थ की सरफेस, इट्स ए वेरी लार्ज शीट, क्लाउड्स, वेरी लार्ज शीट, एंड वेरी इंडेफिनिट शीट। तो जब शीट पर चार्ज की बारी आती है तो हम टोटल चार्ज की भाषा में बात नहीं करते। उस समय हम किस भाषा में बात करेंगे? पर यूनिट एरिया। गुड। तो जब भी शीट पर चार्ज होगा तो उसकी यूनिट हम क्या लेंगे? पर यूनिट एरिया।
और इसके लिए हमने सिंबल रखा सिग्मा। सिग्मा, सो सिग्मा इज व्हाट? एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, ये भाषा समझ में आ गई। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से r डिस्टेंस पर यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला किसका? पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है बस, कूलम्स लॉ, जो कि पॉइंट चार्ज पे लगता है, और ये है क्या? शीट। तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, बड़ा छोटा सा एरिया लेते हैं, वो क्या मान लेंगे हम उसको? पॉइंट। और वो एरिया कितना होगा? ये छोटा सा एरिया, इसका हमने नोटेशन बना दिया DA, स्मॉल एरिया DA। अगर ये DA है तो बताइए इसके पास कितना चार्ज है? एक यूनिट एरिया के पास कितना चार्ज होता है? सिग्मा। यस, तो DA एरिया के पास कितना चार्ज होगा? सिग्मा इंटू DA। ये dq की वैल्यू आ गई, सिग्मा इंटू डी। अब यहां से r डिस्टेंस पर E निकालना है, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दिया। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाया तो DE किसके बराबर आएगा? 1/4πε0 इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा सिग्मा इंटू DA। ये हमने क्या लिखा? ये जो यहां पर था दिस, dq की वैल्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन होने के बाद। सो E जैसे यहां बनाया था वैसे यहां बनाया, तो E किसके बराबर आ जाएगा? 1/4π0 सिग्मा dA अपॉन r। दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये नोट कर लिया? ओके, हरिया नोट कर लिया। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां हो सकता है? देखिए, एक कंडक्टर को, अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने एक स्फीयर बनाया, ये कॉपर का स्फीयर है या आयरन का स्फीयर है, सॉलिड, और इस सॉलिड स्फीयर को हमने चार्ज दिया, यहां पर Q चार्ज दिया, यहां पर ये पूरा ऐसा चार्ज हमने दे दिया। ये चार्ज यहीं पर रहेगा कि मूव कर जाएगा? बताइए। मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? हर चीज का आंसर आपको आना चाहिए। फोर्स कौन सा? क्यों? किसके कारण? नो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चार्ज यहां से मूव क्यों करेगा? रिपल्शन, आपस में तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है? तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए मूव करेंगे। कब तक मूव करेंगे? नहीं, ये रिपल्शन करके चलते जाएंगे, यहां से चलते चलते यहां पर आ गए। कहां पर आ गए? सरफेस। तो एक कंडक्टर में हम चार्ज कहीं भी दें, अल्टीमेटली वो कहां चले जाते हैं? किस कारण से? रिपल्शन। ठीक है, दो चीजें इसमें काम करती हैं, एक तो चार्जेस ने एक दूसरे को रिपेल किया, इसलिए। दूसरा, ये जो चीज है ये कंडक्टर है और चार्जेस को चलना अलाउ करता है। अगर इसने चलना अलाउ नहीं किया तो क्या होगा? तब चार्जेस नहीं जा पाएंगे, तब अंदर के अंदर जहां हम देंगे वहीं के वहीं भरे रहेंगे। तो जब हम किसी चीज को चार्ज देते हैं तो वो कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, इस पर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा। एक चीज याद रखिए फिर से, ये आपका 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में आता है। अगर हम एक कंडक्टर को चार्ज देंगे तो चार्ज कहां जाएगा? इट विल रिपेल एंड गो टू द सरफेस, आउटर सरफेस। ये पक्का याद रखिए। नंबर 2, अगर नॉन कंडक्टर के अंदर चार्ज डाल देंगे तो क्या होगा?
it will get distributed throughout the volume. It will not go to the surface because the material does not allow it to go. It's not a conductor, it is not allowed to go. तो वो सब जगह फैल जाएगा, जहां बनेगा वहीं के वहीं रुक जाएगा, because that material is a non-conductor. इस तरह से कंडक्टर को चार्ज देना और नॉन कंडक्टर को चार्ज देना, दोनों में बिहेवियर अलग अलग हो गया। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखिए, बादल आकाश में चल रहे हैं, ऐसा चलते हुए ये दो बादल आपस में टकराए, अंदर तक चले गए, फ्रिक्शन अंदर तक जाके हुआ, अंदर में भी फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, चार्जेस बनेंगे। अब इसमें जो चार्ज पार्टिकल बनेंगे, जो चार्जेस बनेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? सोचिए, ये जो चार्ज बनेंगे ये रिपेल होके सरफेस में आ जाएंगे या पूरे वॉल्यूम में भरे रहेंगे? पूरे वॉल्यूम में भरे रहेंगे। जैसे आपने देखा एक तरबूज के अंदर उसके दाने भरे रहते हैं काले काले, पूरे वॉल्यूम में। इसी तरह से अगर दो क्लाउड ऐसा आपस में टकराते हैं और अंदर चार्जेस बनते हैं, तो क्लाउड इज ए बैड कंडक्टर, तो वो चार्जेस कहाँ रहेंगे, जहां बनेंगे वहीं रहेंगे। इस तरह से देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक। समझ में आया? अगर इसकी जगह एक कंडक्टर का गोला होता और उसको हम चार्ज देते तो वो चार्ज रिपेल होके कहां आ जाता, सरफेस पे। वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन की वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन? सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से एक बड़ा फाइन पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक स्फीयर को हमने चार्ज दिया, उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वॉल्यूमेट्रिक या एरियल, तो आप क्या काउंटर क्वेश्चन करोगे, वेदर इट इज ए कंडक्टर और नॉन कंडक्टर होगा तो वॉल्यूमेट्रिक और कंडक्टर होगा तो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टर्स की, तो नॉन कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वॉल्यूमेट्रिक, अंदर सब जगह। इस तरह का जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें हमने एक यूनिट वॉल्यूम लिया, ये एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज है उस चार्ज की काउंटिंग को हम बोलेंगे रो। सो व्हाट इज रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ द चार्ज, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, इज इट क्लियर? अब ये बताइए, अगर एक यूनिट वॉल्यूम के पास रो चार्ज है तो डीवी वॉल्यूम के पास कितना चार्ज होगा? इधर इधर ध्यान दीजिए, एक बड़ा छोटा सा, बहुत छोटा सा वॉल्यूम हमने लिया, इतना छोटा लिया कि उसको हम पॉइंट मान सकते हैं, और उसका वॉल्यूम हमने लिया डीवी। इसके पास कितना चार्ज होगा? तो आंसर है रो इंटू डीवी। ये इसके पास चार्ज होगा, रो इंटू डीवी। इस चार्ज की शेप क्या होगी? पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो हम इस पर कूलम्स लॉ लगा सकते हैं और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड हियर रो dV अपॉन r। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, we will get the electric field expression for volumetric distribution, 1/4 pi epsilon naught. This is integral rho dV upon r. This is electric field due to volumetric distribution. तो इस तरह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं तो हर जगह क्यू नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है? और ये जो इंटीग्रेशन का ऑपरेशन है ये न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल, लोकेशन टू लोकेशन चेंज होता है। तो जैसी सिचुएशन आएगी उस समय देखेंगे
फिलहाल हमारा एक फंडामेंटल नॉलेज डेवलप हुआ कि कूलम्स लॉ किसके कारण होता है, दैट इज पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूले बनते हैं कूलम लॉ के बेसिस पर, वो किसके लिए बना, पॉइंट चार्ज। अगर हमको लाइन चार्ज में कन्वर्ट करना है तो लैम्डा की भाषा आएगी, एरिया में कन्वर्ट करना है तो सिग्मा की भाषा आएगी, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो रो की भाषा आएगी, और इनके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे। अब इसके बाद लास्ट में